नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 1 दिया है संसाधन एवं विकास। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। इसकी आपके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आंसर मिल जाएंगे, सभी तो आपको मिल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। पहले हम इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे, बेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले एक बार हम इस थोड़ा बहुत पढ़ते चलते हैं कि क्वेश्चन इसमें हमें दिया क्या है, फिर आपको मैं कुछ अच्छी तरीके से समझाने को, आपको बेस्ट वे में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते हैं। तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं जो गाँव में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रिज, वही कूलर, टीवी, जो हमें आराम पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करना है और इनको बनाने में प्रयोग होने वाली पदार्थों का नाम भी आपको बताना है, ओके। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। तो जैसा कि चैप्टर है संसाधन एवं विकास, तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं संसाधन। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन दी हुई है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो क्या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो चलिए, इससे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट चलिए हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। तो आप यहाँ पर पहले एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको यह पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा, यानी कि वो हमें जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो उनको पूरा करती है, ठीक है, प्रयुक्त की जा सकती हैं। और उनके बनाने क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होना चाहिए पहली बात, फिर आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, नहीं आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से। तो चलिए देखते हैं इसको। गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं एक रेलवे ट्रैक जो कि आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। आपके संसाधन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि संसाधन क्या होता है, ओके। तो संसाधन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। होता क्या है कि देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा कि जो चीज़ मानव के लिए, मानव को जो कि मानव, सीधी सी बात है, संसाधन एक ऐसी जो मानव के जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दे, ठीक है, सरल और सुविधाजनक, ठीक है। अब किस प्रकार से, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर, इस पर एक क्या ट्रेन चलेंगी, तो ट्रेन पर बैठकर जो इंसान है, मानव है, मानव आसानी से लंबी दूरी तय कर अपने सफ़र तय कर सकता है, वो आसानी से, सरल, सुविधाजनक। तो ये एक संसाधन हुआ। अब संसाधन तो है, लेकिन इसके लिए तीन बातें आप वहाँ पर देख पा रहे हो। क्या संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी होना चाहिए, और प्रौद्योगिकी के बाद आर्थिक संभाव होना चाहिए, यानी कि आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, और सांस्कृतिक रूप से भी होना चाहिए। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो अब होता क्या है, इसमें ट्रेन चलती हैं, आप सभी लोगों को पता है, पहली बात, ठीक है। अब ये संभव किससे हुआ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी आ चुका है, यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं कि इसमें आर्थिक विकास, देखिए, जब गवर्नमेंट ने ये ट्रैक डाला, ट्रेन की जो यहाँ पर आपको जो ट्रेन के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, जब तक उसको अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, तो वो ये काम करता ही क्यों, जब उसको कुछ प्रॉफिट हुआ तभी वो एक काम कर रहा है, यानी कि इसमें आर्थिक नुकसान भी नहीं है। तो यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी पहली बात आ चुकी है और आर्थिक विकास भी हो रहा है। अब तीसरी बात है सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक यानी जो सांस्कृतिक, सीधी बात है कि जो मान्य हो, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये लकड़ी प्रयुक्त हो रही हैं, ठीक है। तो ये किसी की, जैसे कि नीम की हो, बाँस, किसी की हो, लेकिन यहाँ पर क्या, अगर यही लकड़ी अगर हमारे लिए थोड़ी बहुत ठेस पहुँचा दे, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो ये यानी कि हमारी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है तुलसी का पेड़। तो इसलिए अगर यहाँ पर ये तुलसी की जो यहाँ पर लकड़ी अगर प्रयुक्त की जाती, तो ये हमारे लिए, तो ये प्रक्रिया संसाधन नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर आपने ये हमारी संस्कृति के खिलाफ आप ये लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपको पूछा गया, वो बोल रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है। गाइस, तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में ही सब उपलब्ध होती है, प्रत्येक वस्तु, सभी वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती हैं, और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अभी मैंने बताया प्रौद्योगिकी, जैसे ट्रैक है तो इसके लिए प्रौद्योगिकी चाहिए, और ट्रेन जब इस पर चलाएंगे तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप ट्रेन को बना पाएंगे, ठीक है। और जिसका बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव हो, ठीक है, जिसकी आर्थिक, मतलब इससे कहने का तात्पर्य कि इससे आर्थिक हानि नहीं होना चाहिए, ओके, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृति के खिलाफ हो तो
वो क्या संसाधन नहीं कहलाएगा। ओके, एक संसाधन है, संसाधन कहलाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है और मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे भौतिक पर्यावरण की प्रकृति। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर ये लोहा है, ठीक है, जैसे कि ये ट्रैक बनाया, ये लोहे के द्वारा ट्रैक बनाया, लेकिन लोहा कहाँ से निकाला गया है, जो कि खदानों से निकाला गया, जो कि प्रकृति की देन है। उन्हें क्या मानव द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पर ये मानव है, ठीक है। मानव ने क्या प्राकृतिक चीज़ों को निकाला, फिर उसे क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या ये आप देख पा रहे होंगे ये बनाया, ठीक है। और फिर इसके द्वारा क्या इन्होंने संस्थाएं बनाई, जैसे कि आपने देखा होगा लो स्टील कारखाना है, तो ये क्या संस्थाएं बना दी हैं। तो यही यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। और इसी के माध्यम से ये लोग विकास करते हैं, विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संस्थानों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। तो बिल्कुल सभी, क्योंकि जितनी भी कुछ हमें देखने को मिल रहा है सब कुछ प्राकृतिक है, लेकिन सभी प्राकृतिक होने के बावजूद हमने क्या जो कृत्रिम रूप से यानी कि मानव ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये आपका ये खदान मतलब यहाँ पर कोयला या तेल किसी खनिज किसी का भी यहाँ पर भंडार है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पाई आई, लेकिन जब तक मानव इसको कृत्रिम रूप से कुछ अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर नहीं निकालेगा तो उसके संसाधन कैसे उपयोग में लाया जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोग तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप समझते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर वो जो चट्टान है उसके अंदर अगर जो रहता तो वो तो अंदर ही इसके नीचे ही दबा हुआ है, अगर मानवीय क्रियाओं द्वारा इसको नहीं निकाला जाएगा तो वो संसाधन कहाँ से कहलाएगा। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको ये जो संसाधन यहाँ पर पाया गया है इसे मानव द्वारा क्या परिवर्तित करेंगे, ठीक है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। 4 प्रकार से यहाँ पर करते हैं। क्या, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति यानी आप समझ लीजिए जैसे कि संसाधन है हमें किस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं, तो वही उत्पत्ति होगी उसकी। जैसे कि 2 प्रकार से हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब सीधा है जिसमें जीवन हो, ठीक है। जैव का मतलब क्या, जिसमें जीवन हो, अजैव जिसमें जीवन ना हो, ठीक है। अभी हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। और दूसरा समाप्ता यानी समाप्त, कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले हैं और कौन कौन से नहीं जो समाप्त नहीं, जैसे कि नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर यानी कि किस किस का अधिकार, स्वामित्व यानी अधिकार होना, कि व्यक्तिगत किसका अधिकार है, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर पर, तो ये क्या संभावी यानी और विकसित और भंडार और संचित कोष, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संसाधन। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, संसाधन होते तो प्राकृतिक हैं लेकिन मानवीय क्रियाओं द्वारा उनको बनाया भी जा सकता है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार हमने बांटा है। फिर प्राकृतिक क्या होते हैं, एक नवीकरणीय योग, एक अनवीकरणीय योग, ठीक है। नवीकरणीय में क्या होता है, सतत प्रवाह होता है और जैव होता है, ठीक है। अनवीकरणीय में ये भी 2 भाग पुनःचक्रीय और अचक्रीय होते हैं। जबकि जो मानवीय होते हैं वो की संरचना एवं संस्थाएं होती हैं, क्योंकि जो मानव होता है वो संरचना एवं संस्थाएं बनाता है और मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता का मापन करता है। ओके, चलिए यहाँ से आपका जो देखिए संसाधनों के आधार पर, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपको क्रियाकलाप करना है कि प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की आपको पहचान करना है, तो ये आप क्रियाकलाप करें, ठीक है। पहला आपको संसाधनों के आधार पर, ठीक है, संसाधनों के प्रकार देखना है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जैव होता है, अजैव। मैंने जैव बता दी जिसमें जीवन व्याप्त हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे वनस्पति, मनुष्य में भी जीवन पाए, मनुष्य सांस लेते हैं, जीवन है। वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीव, पशुधन आदि इनमें जीवन होता है, तो ये क्या जैव संसाधन है। ओके, और यहाँ पर अजैव देख पा रहे हैं, जैसे कि चट्टानें होती हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, धातुएं होती हैं। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं। अब दूसरा पॉइंट है समाप्यता, यानी कि आपको ये बताना जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं वो समाप्यता, यानी कि क्या कुछ ऐसे संसाधन भी होंगे जो समाप्त हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी जो नहीं हो सकते। तो वही इसके दो टाइप्स हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय देख लेते हैं क्या होती है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये ऐसे होती हैं कि अगर ये जो नवीकरणीय होते हैं यानी कि ये समाप्त नहीं होते,
ठीक है। जब तक अपना जीवन है, जब तक ये नवीकरणीय संसाधन है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगी, जबकि अनवीकरणीय जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं क्या उत्पन्न किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय योग अथवा पुनः पूर्ति योग संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, जैसे जल देख पा रहे होंगे, जल कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, थोड़ी कमी आ जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। पवन ऊर्जा, जब तक हवा चलेगी पवन ऊर्जा मिलेगी हमें, जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा देखने को मिलेगी, ठीक है, सौर ऊर्जा। तो इसी प्रकार से ये सभी क्या लाइफ टाइम रहेंगे, जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक ही ये सभी नवीकरणीय संसाधन रहेंगे। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ये मतलब कि सीमित रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन है वो लिमिटेड रूप में है, ठीक है। इनको अगर अपन ज़्यादा दोहन करेंगे ना तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ओके। तो इसी उनका ही मतलब है कि अनवीकरणीय योग संसाधन। फिर तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार व्यक्तिगत, यानी कोई भी संसाधन हो जो खुद जिस व्यक्ति का है और उसी का अधिकार है तो वह क्या व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे कि संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो कि भूमि के स्वामी होते हैं, ठीक है। और शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। जैसे आप स्वयं का मकान है तो वे क्या स्वयं का मकान है तो क्या व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, ओके। स्वयं की कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, जो खुद का होना चाहिए अपना, ठीक है। तो वे क्या जैसे कि चारागाह यहाँ आप देख पा रहे हैं, स्वयं का चारागाह, तालाब स्वयं का, कुआं स्वयं का होना चाहिए। तो ये क्या सभी व्यक्तिगत, क्योंकि इसमें स्वयं का होना चाहिए, ठीक है। तो अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये क्रियाकलाप के तौर पर यहाँ पर दिया है कि अपने परिवार के संसाधनों की जितने भी आपको अपना स्वयं का अधिकार, जितनी भी आपको सामग्री दिख रही जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपके जीवन को सरल बनाती हैं, सुविधाजनक, तो आप वो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है, फिर आपका जो नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अब सामुदायिक में क्या होता है कि समाज आ जाता है, ठीक है। जितने भी समाज में लोग हैं सभी का होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तालाब, तो तालाब का उपयोग देखिए ये व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है उसका स्वयं का तालाब है तो वे तो उसका हो जाएगा, लेकिन अगर ये कोई तालाब है उस पर पूरे गांव का अधिकार है तो वे सभी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चारण भूमि जो कि जानवरों के लिए चरने के लिए उपयोग की जाती है, तो सभी के जानवर यहाँ पर चर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। और ये जैसे खेल के मैदान, सार्वजनिक पार्क हैं, ठीक है। जितने भी सार्वजनिक पार्क हैं तो सभी जगह आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान, ठीक है। वहाँ पर आप देखते हैं खेल के मैदान में अलग अलग स्टेट की टीम आती हैं, तो ज़रूर नहीं कि एक ही स्टेट की टीम का वहाँ पर मैदान हक हो, और उसका हक होता तो वही अकेली खेलती ना, तो अदर स्टेट क्यों आते, ठीक है। इसीलिए सामुदायिक यानी कि सभी के होना चाहिए, वहाँ रहने वाली सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। अगर ये आपका इंडिया है तो इंडिया में जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वह क्या राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ओके। क्योंकि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है, जो हमारी देश है उस सरकार को एक कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत संसाधन, अगर हमारा व्यक्तिगत, ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका कोई भी संसाधन आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर कोयले की खदान मिल जाए या कोई तेल मिल जाए यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में, तो जो हमारी सरकार को ये अधिकार है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधन, देखिए ये हमारा घर था तो ये हमारे यहाँ पर व्यक्तिगत संसाधन हुआ, लेकिन को भी आम जनता के हित में, तो यह आम जनता के हित के लिए भी अपने राष्ट्रीय संसाधन बना सकती है, ठीक है। तो और जैसे कि देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन, जैसे कि सड़कें हैं, अब ये मान लीजिए कि ये हाईवे जा रहा है, ठीक है। हाईवे में तो देखिए सभी लोग उपयोग में आए, जैसे NH3 है, ठीक है। आपका ये हाईवे है, ठीक है। अब ये हाईवे यहाँ से निकल तो गया, लेकिन आपकी यहाँ पर ज़मीन होगी तो ये तो आपकी व्यक्तिगत संसाधन थी, लेकिन क्या बोला कि जनता के हित के लिए वह क्या आपकी इस ज़मीन को ले सकते हैं। हालांकि ये आपको मुआवजा देते हैं, लेकिन आपकी ज़मीन का ये अतिक्रमण मान सकते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। अधिग्रहण कर लेगा, ठीक है। भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है।
सारी खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूसागरीय समुद्र व इसमें पाई जाने वाली संसाधन राष्ट्र की क्षमता है। जैसे कि जो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो तो राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन इसके समुद्री भाग में अगर यहाँ से 12 समुद्री मील तक भी जो संसाधन पाए जाएंगे वो भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ओके, फिर आता है इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, यहाँ से 12 मील तक तो आपको राष्ट्रीय संसाधन यहाँ तक पाएंगे, लेकिन इससे 12 मील से दूर 200 मील दूर पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर ना तो व्यक्ति का अधिकार होता है ना राष्ट्र का होता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उन्हीं की अनुमति रहती है। ये यहाँ पर बताया गया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी देश का अधिकार नहीं है। जब देश का नहीं होगा तो व्यक्ति का नहीं होगा, समुदाय का नहीं होगा, ठीक है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। ओके, तो हमें क्या अगर इनका उपयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेनी पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद आता है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी आपको पहला होता है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या होते हैं, देखिए संभावी यानी कि संभावना, ठीक है, ऐसे संसाधन जिनकी संभावना तो है लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम उनको अच्छी तरीके से मैच्योर कर सकें और उपयोग में ला सकें, ठीक है। तो होता क्या कि संभावी है, इनकी संभावना है, अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, जो किसी प्रदेश में, ठीक है, और परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। अब उपयोग क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनका इतनी अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। उदाहरण के तौर पर आप भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में, जो कि राजस्थान और जो गुजरात है वो पश्चिम में स्थित है, इसमें क्या पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है, ठीक है। यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु इनका उपयोग सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अगर इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से हमारे पास होती तो हम इनका उपयोग अच्छी तरीके से कर पाते। ओके, यही है संभावी, यानी कि हम वर्तमान में अभी इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ऐसी हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम इनका उपयोग कर सकें। ओके, चलिए इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे विकसित संसाधन, ठीक है। विकसित संसाधन क्या होते हैं, सिंपल सी बात है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब कि जिनका सर्वेक्षण कर चुके हैं और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनका हम सर्वेक्षण भी कर चुके हैं और उनको हम माप भी चुके हैं कि गुणवत्ता इतनी है, मात्रा इतनी है, ठीक है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। फिर इसके बाद आता है भंडार। भंडार का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी संसाधनों का भंडार है। क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्या होता है कि जैसे किसान है तो किसान क्या है, जब उसने खेती की और मान लीजिए गेहूँ आया, ठीक है, अगर उसको अच्छे दाम पर अगर उसको बेचना अच्छे दाम पर नहीं मिल रहा तो वो गेहूँ को रख लेता है, तो उसका क्या है, उसने गेहूँ का भंडार कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर संसाधन तो होता क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, जैसे कि किसान है तो किसान को क्या चाहिए, अच्छी कीमत चाहिए, तभी तो वो बेचेगा। जब उसको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पर रख लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर संसाधन क्या, जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हवा में उसकी पहुँच से बाहर है, ठीक है, तो भंडार में शामिल हो जाते हैं। तो अपने पास जैसे कि राजस्थान और गुजरात में है सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, अभी नहीं है वर्तमान, लेकिन उसका भंडार तो है। हम भविष्य में इनका उपयोग कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ओके, यही आपको बोला गया है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जल दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। H2O क्या, इसमें 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, तथा ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जल आप जानते हैं, और परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है, यही पूछा है। अब संचित कोष क्या होता है, तो देखिए संचित कोष जो देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ठीक है। जो देखिए ये भंडार है, भंडार में ये मान लीजिए गेहूँ रखा हुआ है, तो देखिए इसका गेहूँ का भंडार हो गया, तो ये क्या संचित कोष ये होता है कि संसाधन भंडार यानी इसी का हिस्सा है और जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो संचित कोष क्या होते हैं, जैसे कुछ हमारे पास एक थोड़ी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसका हम उपयोग कर सकें, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी इतनी है कि उससे हम कुछ का उपयोग कर सकते हैं, तो वो संचित कोष कहलाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला कि ये संसाधन भंडार का हिस्सा ही हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ में नहीं हुआ है।
थोड़ी बहुत मात्रा में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आरंभ नहीं हुआ है, यानी संचित हैं। ठीक है, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संसाधनों का विकास किस प्रकार से करना है, फिर इसके सतत पोषण पढ़ेंगे, फिर रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, पर एजेंडा 21 पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसके लिए आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा नोट्स PDF डाउनलोड करने के लिए, आप वहाँ से इसकी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।